राहें पथरीली भी होंगी, आसान कोई रास्ता ना होगा, खुद ही खुद का साथी बनतू, सहारों से कोई वास्ता ना होगा। और फिर बता इस जहां को, इस धरती उस आसमां को, ये जहां तेरा है, ये जमी वो आसमां तेरा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस लाइब्रेरी में और मैं हूं आपका दोस्त जय ओझा। ये हमारा बैंकिंग का सेकेंड लेक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग। मैंने फर्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ाया है, जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बैंकिंग इन इंडिया का पूरा इतिहास पढ़ाया है और यह हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग, यानी भारत में बैंकिंग की संरचना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं संरचना क्या होती है, यानी कि हमारे भारत में किस प्रकार के और कितने तरीके के बैंक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे दोस्तों कि आरबीआई की बात करें। सबसे पहले हम आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है। क्या है, यह हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक है। इसको आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया था। इसको आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया था। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपने क्षेत्र में यानी बैंकिंग के फील्ड में आरबीआई से ऊपर कोई भी नहीं है। और इसको बनाया किसके रिकमेंडेशन पे था, तो हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। और कब बनाया था, 1 अप्रैल। कब बनाया था, 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, चूंकि आरबीआई के बारे में या बाकी सारे बैंकों के बारे में इस लेक्चर में हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि पूरा कम से कम 15 से 20 लेक्चर का मटेरियल है दोस्तों। यहां पे मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूं कि किस किस टाइप के बैंक हमारे इंडिया में मिलते हैं। जैसे कि आरबीआई है। आरबीआई आपको पता है कि सेंट्रल बैंक है और सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को इंडिया में यही रेगुलेट करता है। उसको आगे बात करें तो आरबीआई के अंडर में आएंगे आपके शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इनके बारे में पढ़ेंगे। शेड्यूल्ड बैंक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सारे के सारे बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आरबीआई के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन फिलहाल, क्योंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग पढ़ रहे हैं। यानी कि आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसको किस एक्ट के तहत बनाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया था। ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि इसको स्वायत्तता प्राप्त है। अपने क्षेत्र में आरबीआई से ऊपर कोई भी बैंक नहीं है। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था, यानी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, काम करना कब शुरू किया था, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन, इसको जब नेशनलाइजेशन किया गया था दोस्तों, इसको जब नेशनलाइजेशन किया गया था, यानी इसका नेशनलाइजेशन जो था आपका, ठीक है, 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके नीचे हम बात करेंगे शेड्यूल्ड बैंक की और नॉन शेड्यूल्ड बैंक की, यानी कि अनुसूचित बैंक की और गैर अनुसूचित बैंक की। अब देखिए, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक होते क्या हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, इसमें बहुत सारे शेड्यूल्ड बनाए गए हैं, सेक्शंस बनाए गए हैं। जैसे कि आप लोग नोटबुक बनाते हो ना, पहले आप लोग क्या पूरा फ्रंट पेज पे सब्जेक्ट का नाम लिखते हो, फिर कॉलम बनाते हो ना, तो एक कॉलम को हम शेड्यूल कहेंगे, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। वैसे ही आरबीआई एक्ट 1934 में शेड्यूल बनाए गए हैं। तो जितने भी बैंक्स हैं जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई, जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में आते हैं, जितने भी बैंक हैं जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में आते हैं, वो सारे के सारे शेड्यूल बैंक कहलाएंगे। क्लियर दोस्तों, ठीक है। इसका जो कैपिटल है, यानी कि जो इसका क्वालिफिकेशन कैपिटल कह सकते हो आप लोग, ठीक है, पेड अप कैपिटल कह सकते हो, ठीक है, वो आपका 5 लाख है। ठीक है, जो इसका कैपिटल यानी 5 लाख तो आपके पास होने चाहिए उस वक्त के हिसाब से की बात करें दोस्तों, ठीक है, 5 लाख। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये भी आप याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट फिलहाल इतना जरूर याद रखो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जितने भी बैंक आते हैं उनको हम लोग शेड्यूल्ड बैंक या फिर अनुसूचित बैंक कहते हैं।
अब ये शेड्यूल बैंक बनाने का मोटिव क्या रहा? तो देखिए, जिस तरीके से आधार कार्ड धारक हैं हमारे देश में, यानी हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं, निवासी हैं, उनको भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, ठीक है ना, दी जाती हैं, जाहिर सी बात है, सब्सिडी वगैरह मिलती है। ठीक उसी तरीके से आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में आने वाले बैंकों को हम लोग शेड्यूल बैंक कहते हैं, और आरबीआई की तरफ से इन सारे बैंक को बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है। जैसे कि अगर ये बैंक डूब रहे हैं तो आरबीआई उनको संभालेगा, इन बैंकों को लोन की जरूरत है तो आरबीआई कम ब्याज पे, कम दरों पे इनको लोन प्रोवाइड करेगा। इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाता है शेड्यूल बैंक को। ठीक है दोस्तों, दूसरा बात करते हैं यहां पे नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक का मतलब क्या होता है? जो इस एक्ट में नहीं आते, सीधी सी बात है, जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, जो कि सेकेंड शेड्यूल में नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि नहीं आते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अनुसूचित बैंक। ठीक है, अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक में और भी कितने तरीके के बैंक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों यहां पे कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक के बारे में। अब देखिए, कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक होते क्या हैं? ये वो बैंक है दोस्तों जो कि एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ये दो काम करते हैं। ये जो कॉमर्शियल बैंक है दोस्तों, ये दो काम करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट डिपॉजिट यानी कि पब्लिक का पैसा जमा करते हैं, यानी कि ये पब्लिक का पैसा जमा करते हैं। ठीक है, एंड एडवांसिंग लोन। ठीक है, एंड एडवांसिंग लोन, और ये लोग लोन भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कर्ज देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कर्ज देते हैं। कॉमर्शियल बैंक उन्हें ही कहा जाएगा जो कि ये दोनों को दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी पब्लिक का पैसा अपने पास जमा करते हैं और पब्लिक को लोन देते हैं। बाकी सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक नहीं कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक नहीं कहलाएंगे। यहां पे आप लोग ध्यान देंगे। अब देखते हैं हमारे यहां पे, ठीक है, ये कितने टाइप्स के हैं। ठीक है दोस्तों, ये कितने टाइप्स के हैं? तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि निजी क्षेत्र के बैंक। उसके बाद पढ़ेंगे हम आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक। उसके बाद बात करेंगे फॉरेन बैंक्स यानी विदेशी बैंकों के बारे में। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखेंगे यहां पे, ठीक है, यहां पे कॉमर्शियल बैंक में हम 4 बैंकों की बात करेंगे, फिलहाल 4 बैंकों की। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बात करेंगे। इसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्त, सार्वजनिक क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों, ये पब्लिक सेक्टर बैंक कैसे बनते हैं? ये सरकारी बैंक नहीं है, आमतौर पे हम लोग इसको सरकारी बैंक कह देते हैं। आमतौर पे इसको हम लोग सरकारी बैंक कह देते हैं, ये सरकारी बैंक नहीं है दोस्तों। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिनका 51% शेयर, ठीक है, 51% शेयर्स किसके पास होगा दोस्तों? शेयर्स किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास होगा। ठीक है, 51% शेयर्स किसके पास होंगे? गवर्नमेंट के पास होंगे। उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। ठीक उसी तरीके से निजी क्षेत्र के बैंक की मैं बात करूं, उसी तरीके से निजी क्षेत्र के बैंक की बात करूं, मैं निजी क्षेत्र के बैंक की बात करूं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इनके पास जो शेयर्स होंगे, ठीक है, 49% या उससे कम होंगे। 49% शेयर्स होंगे या उससे कम होंगे। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर के बैंक कहेंगे। इन्हें हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनके यानी सरकार के पास कम से कम 51% शेयर्स तो होने चाहिए, और निजी क्षेत्र के यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक कम से कम 49% शेयर्स तो होने ही चाहिए, यानी 49% या उससे कम के शेयर्स होते हैं तो उसको निजी क्षेत्र के बैंक कहते हैं। अब बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत में हैं कितने? फिलहाल कितने बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है? ठीक है दोस्तों, तो यहां पे 12 बैंक हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों 23 तारीख को, यानी कि 23 अगस्त 2023 को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज के डेट में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं इंडिया में। अगर आपका सवाल आता है आज की डेट में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, तो 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की बात करूं तो 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक आज की डेट में हैं। जैसे कि देखिए, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की बात करूं, ठीक है, तो आप एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, एग्जांपल में अगर बात करूं तो यहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है, एसबीआई हो गया, ठीक है, आपका पीएनबी हो गया, ये सारे आपके पास क्या है? ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात करूं, ठीक है, तो एचडीएफसी हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, ठीक है, एक्सिस हो गया, ठीक है, ये सारे बैंक क्या है आपके पास? प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र 12 तो है,
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 12 रह गए हैं। ठीक है, पहले हुआ करते थे 26 हुआ करते थे स्टार्टिंग में, बट फिलहाल ये सिर्फ 12 रह गए हैं, मर्ज हो के ये कम हो चुके हैं। और निजी क्षेत्र के बैंक 21 रह गए हैं। अब बात करते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक के बारे में। आरआरबी, तो इसको क्यों बनाया गया था आरआरबी? अब देखो, क्या ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गांव में काम नहीं करते थे, क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में काम करते थे ना। इसको क्या बोलते हैं आरआरबी को? रीजनल रूरल बैंक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, रीजनल रूरल, ठीक है दोस्तों, रूरल बैंक के नाम से हम लोग जानते हैं आरआरबी। यानी कि हम इसको बात करें ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण बैंक के बारे में भी जानते हैं हम लोग, ग्रामीण बैंक भी इसको हम लोग कहते हैं, ग्रामीण बैंक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण बैंक यानी कि गांव में काम करेगा। ठीक है, तो क्या इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गांव में काम नहीं करते थे? और यहां पे क्या निजी क्षेत्र के बैंक गांव में काम नहीं करते थे? बेशक करते थे, बिल्कुल करते थे। ठीक है, लेकिन यहां पे समस्या क्या आई? आरबीआई लेके आने की समस्या क्या रही? ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई लेके आने की समस्या क्या रही, क्यों लेके आए हम लोग? देखिए, अगर यहां पे पंजाब नेशनल बैंक या एसबीआई नियम कानून बनाएगा तो पूरे देश के लिए एक ही कानून बनाएगा, लेकिन पूरे देश की अवस्था एक जैसी तो नहीं है। लेकिन जब अवस्था एक जैसी नहीं है तो उनके लिए कानून एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मैं बात करूं दिल्ली एक डेवलप्ड सिटी है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड सिटी है। अब वहां पे डेवलपमेंट ऑलरेडी है। और एक गांव की बात करें, ठीक है, गांव में डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जब पीएनबी या एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा कोई भी अगर नियम कानून बनाएगा तो पूरे हिंदुस्तान के लिए सेम बनाएगा। तो ये तो जायज नहीं है ना, क्योंकि एक डेवलप्ड सिटी और एक गांव, उन दोनों के लिए नियम सेम कैसे बना सकते हो आप? इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, आरआरबी बनाने का फैसला लिया था, आरआरबी बनाने का फैसला लिया था। ठीक है, तो आरआरबी बनाने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, आरआरबी एक्ट पास किया गया था, आरआरबी एक्ट पास किया गया था 1976 का आरआरबी एक्ट पास किया गया था। लेकिन आरआरबी इसके एक साल पहले बना दिया गया था, आरआरबी इसके एक साल पहले 1975 में बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आरआरबी बना दिया गया था। ऐसा सोचा गया था कि चलो 1975 में बना के देखते हैं, ठीक है, बना के देखते हैं। तो यहां पे एक आरआरबी बना दिया गया था, ठीक है, प्रथमा बैंक बनाया गया था मुरादाबाद में। लेकिन अब वो सक्सेसफुल हुआ, जब सक्सेसफुल हुआ तब ऐसा लगा कि अरे यार अब तो ये काम कर रहा है, ठीक है, अलग अलग शहरों में गांव के लिए अलग अलग बैंक हम बनाए जा सकते हैं। यानी कि गांव के लिए अलग नियम कानून, शहरों के लिए अलग नियम कानून, या फिर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग ग्रामीण बैंक बनाए जा सकते हैं। जैसे कि देखिए, बात करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, हरियाणा अच्छा खासा संपन्न राज्य है, या फिर पंजाब अच्छा खासा संपन्न राज्य है। आप लोगों ने देखा होगा जब किसान आंदोलन हुआ था तो कितने कितने लाखों, मेरे ख्याल से लाखों ट्रैक्टर्स आए होंगे यहां पे। इतना पैसा है उन लोगों के पास, तो क्या उतना ही पैसा हर एक राज्य के पास है? क्या उतना ही धन हर एक राज्य के पास है? नहीं, अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग तरीके की है। तो यहां पे हर राज्य के लिए अलग अलग बैंक बनाए गए थे। ठीक है, जैसे बात करते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ठीक है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करें, कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, बिहार की बात करें, बिहार दक्षिण ग्रामीण बैंक, ये बिहार का ग्रामीण बैंक है। तो हर एक राज्य के लिए अलग अलग ग्रामीण बैंक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ग्रामीण बैंक कब बनाया गया था? आरआरबी कब बनाया गया था? 1975 में। ठीक है, और 1976 में दूसरा क्या एक्ट पास कर दिया गया था, जिसके तहत आगे बहुत सारे ग्रामीण बैंक बनाए गए, यानी कि आरआरबीज बनाए गए। देखिए, सरकार ने सोचा था कि हम आरआरबीज को कंप्रेस कर लेंगे, यानी कि मर्ज करके बहुत कम कर देंगे। 2021 तक कम से कम 40 या 35 आरआरबी तक लेके आएंगे 2021 में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। बट फिलहाल कितने आरआरबी है हमारे देश में? 43। फिलहाल कितने आरआरबी है हमारे देश में दोस्तों? ठीक है, तो 43 आरआरबी हमारे देश में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। कितने? 43 आरआरबी हमारे देश में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग फॉरेन बैंक के बारे में। विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक कौन होते हैं? विदेशी बैंक, जिनका दोस्तों हेडक्वार्टर तो अपने देश में होगा, हेडक्वार्टर उसके नेटिव कंट्री में होगा, यानी कि नेटिव कंट्री यानी अपने देश में होगा। ठीक है, नेटिव कंट्री में होगा। ठीक है, लेकिन उसको जो ब्रांचेस होंगे ना, यानी ब्रांचेस जो होंगे, ठीक है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे, यानी इंडिया में भी होंगे। ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है, कोई भी बैंक जिसका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में, यानी उनका बैंक है, लेकिन इंडिया में भी ऑपरेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, फॉरेन बैंक। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने हैं इंडिया में? 46 है दोस्तों। कितने हैं? 46 है यहां पे। अब देखिए, हम बात करते हैं, ठीक है, शेड्यूल बैंक की बात कर रहे थे हम लोग। शेड्यूल बैंक में हम लोग कमर्शियल बैंक की बात करेंगे। कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी और फॉरेन बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक 12 रह गए हैं, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक 21 रह गए हैं, आरआरबी 43 है और फॉरेन बैंक 46 है। क्लियर दोस्तों यहां पे? तो ये आपका
शेड्यूल्ड बैंक के अंडर आने वाले, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के अंडर आने वाले 4 तरीके के बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी और फॉरेन बैंक की हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब शेड्यूल्ड बैंक में जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है? इसको हम लोग सहकारी बैंक भी कहते हैं, इसको हम लोग सहकारी बैंक भी कहते हैं। अब देखिए, इस बैंक का एक सिद्धांत है, इस बैंक का एक खुद का सिद्धांत है, ठीक है, यानी कि वन मेंबर, इसका सिद्धांत क्या है? ठीक है, इसके मेंबर ही इसके कस्टमर्स हैं, इसके मेंबर्स ही इसके कस्टमर्स हैं, इसके मेंबर इसके क्या हैं? कस्टमर्स हैं। ठीक है, अब ये सहकारी कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करना मतलब क्या होता है? एक दूसरे का साथ देना होता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने मिलके एक बैंक बना दिया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव बैंक, एक दूसरे का साथ देने के लिए। इसके मेंबर्स कौन होंगे? जो इसके कस्टमर्स होंगे। जैसे मान लीजिए मुझे मेंबर बनना है तो मुझे पहले कस्टमर बनना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक मेंबर इज इक्वल टू एक वोट होता है, एक मेंबर इज इक्वल टू एक वोट के पद्धति पे ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, एक मेंबर इज इक्वल टू एक वोट। ठीक है, और वोट का जो वैल्यू है वो बराबर रहने वाला है, वोट की जो वैल्यू है वो बराबर ही रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 करोड़ रुपए लगाया है तो मेरे वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपने 5 करोड़ रुपए लगाया आपकी वोट की वैल्यू आधी हो जाएगी, और मैंने या किसी और ने 5 लाख रुपए लगाया है तो उसकी वोट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यहां पे देखिए क्या है, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, मेंबर्स, इसके मेंबर्स ही इसके कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, एक मेंबर को एक वोट मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब ये किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास किया गया था। 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास किया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी एक्ट पास किया गया था दोस्तों। ठीक है, कब पास किया गया था? 1904 में पास किया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने पास करवाया तो ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, अंग्रेजों ने देखा कि यार ये तो आपस में मिलके ही इन लोगों ने बैंकिंग शुरू कर दिया, आपस में ही मिलके एक अलग सी पैरेलल इकोनॉमी शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया कि देखो ऐसा है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए आपको अब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहली बार कब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास किया गया? 1904 में। लेकिन आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एक 1912 वाला भी पढ़ते हो, 1912 वाला भी पढ़ते हो। क्या होता है ना कि कोई भी एक्ट जब पास हो तो जरूरी थोड़ी है कि उसमें सारी चीजें सही ही हो, नहीं, जरूरी नहीं है। तो इसमें कुछ कमियां थी 1904 में, जिसको दूर करके 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट दोबारा से पास किया गया था, और आज के डेट में यही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कोऑपरेटिव बैंक, अब देखिए कोऑपरेटिव बैंक में ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण और शहरी नहीं लिखा हुआ ना, यानी अर्बन रूरल नहीं लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात है इसको आगे चलकर 2 हिस्सों में और हम लोग बांटने वाले हैं। यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये शहरों में काम करता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इसको हम लोग शहरों में काम करता है, ये शहरों में काम करेगा, और ये रूरल, ये ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग था। आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक बैंक के बारे में बारी बारी बात करेंगे। पहले आरबीआई के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में बात करेंगे, आरआरबीज के बारे में बात करेंगे, फॉरेन बैंक के बारे में बात करेंगे। हाँ, और भी कुछ बैंक हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ठीक है, पेमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे, जो कि लेटेस्ट पॉइंट है। ठीक है, पेमेंट बैंक के बारे में बात करने वाले हम लोग। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बैड बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, बैड बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या कहने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। ये तो पूरा पूरा लेक्चर था, सिर्फ इसलिए था ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बैंक्स आपको स्लाइड्स पे दिख रहे हैं, इन सबके बारे में बहुत ही डिटेल से मैं आपको पढ़वाने वाला हूं, बहुत ही डिटेल से। एक लेक्चर में दोस्तों ये इंपॉसिबल था, इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग पहले पढ़ा दिया। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा, एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो 100% मत मिस कीजिएगा। याद रखिएगा, हर एक बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था ना, 11-12 क्वेश्चन आते हैं 40 में से, पूरे बैंकिंग सेक्टर से। इनमें से कम 6-7 नंबर तो मैं आपको दिला के ही रहूंगा, अगर आप सारे के सारे लेक्चर्स मेरे फॉलो करते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारे लिए आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। नमस्कार दोस्तों।